आज हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, जो कि इसके चार्टर में भी मेंशन्ड है। यानी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो जो कंट्रीज थे उन्होंने आपस में एक चार्टर साइन किया था, जिसमें बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनकी फंक्शनिंग, इनके स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें फंक्शनिंग में है उन चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क जो है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और इसमें करेंटली 8 मेंबर कंट्रीज हैं। इनिशियली जब ये फॉर्म हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, तो इसमें 7 मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया अप्रैल 2007 में। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो मेंशन्ड है इसके चार्टर में। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, बेसिकली सबसे पहला है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साउथ एशिया के लोग जो इन 8 मेंबर कंट्रीज में हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी जो क्वालिटी है लाइफ उनकी, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए। चाहे हम बात करें ट्रेड की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, या फिर आपके जीडीपी ग्रोथ, नेशनल इनकम ग्रोथ, उसके लिए क्या क्या हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, उस पर ये लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोसाइटी का कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे पॉवर्टी हटाई जाए, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की इशू, अर्बनाइजेशन की इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, कल्चरल जो हमारी संस्कृति है उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। ओके, तो इन चीज़ों पे भी ये लोग चर्चा करते हैं। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, कि कैसे आपस में कंट्रीज जो हैं वो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा सकती है, मतलब किसी बाहरी कंट्री पे निर्भर ना रहना पड़े, चाहे वो कोई भी कंसर्न हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स की बात हो। सब में बेसिकली सेल्फ रिलायंस कैसे आए, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, राइट। तो टू प्रमोट एग्री एक्टिव कोलैबोरेशन इन म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। तो कोलैबोरेशन करते हैं कंट्रीज आपस में, एक दूसरे को म्यूचुअली असिस्ट करते हैं किन किन मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे, कल्चरल सांस्कृतिक इश्यूज पे और साइंटिफिक इश्यूज पे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और बेसिकली प्रीडोमिनेटली रिसर्च करने से होता है, तो इसमें निरंतर जो है शोध चलता है कि कैसे हम एक दूसरे की कंट्रीज का डेवलपमेंट करें, अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग कंसर्न्स पे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, राइट, एजुकेशन। अब सार्क की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि ये फंक्शन कैसे करता है, तो सबसे जो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सार्क की समिट्स होती हैं। तो यूजुअली साल में 2 बार समिट्स होती हैं। ओके, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एसोसिएशन की। इसमें बेसिकली चर्चा होती है कि हम कौन कौन से नए जो है चेंजेस ला सकते हैं सार्क के पॉलिसीज में, राइट। क्या क्या हम नया कर सकते हैं, किन किन नई चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्या होता है, चर्चा होती है। और सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये बेसिकली एक मीटिंग होती है जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के। तो जो सार्क की समिट होती है उसके ये तो या तो पहले होते हैं या फिर बिटवीन द समिट होती है। तो इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं पॉलिसीज सार्क की क्या होनी चाहिए, कितना उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कंट्रीज द्वारा, कोऑपरेशन कितना है अलग अलग कंट्रीज द्वारा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पे ये लोग डिस्कस करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ओके, अब सार्क स्टैंडिंग कमेटी जो होती है बेसिकली ये सेक्रेटरीज होते हैं जो जो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विस अधिकारी होते हैं, उनके बीच में ये मीटिंग होती है जिसमें ये लोग डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट जो भी हैं उनके अप्रूवल पे, डिसीजन मेकिंग, बेसिकली इन सजेशंस देते हैं क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उस पे ये लोग डिस्कस करते हैं।
तो ऐसी इसकी और भी काफ़ी सारी जो हैं जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो हाईएस्ट लेवल की 3 मीटिंग्स हैं, इन्हीं के ये एक बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर सार्क स्टैंडिंग कमेटी में जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी सजेशंस दिए गए, वो फिर अप्रूवल होने के लिए ऊपर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, फिर वो सार्क समिट में ये चीज़ें फाइनली डिस्कस होती है। तो बेसिकली एक हायरार्की फॉलो होती है, ठीक है, एक इम्प्लीमेंटेशन का एक पूरा प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि सार्क स्टैंडिंग कमेटी ने जो बोल दिया वो इम्प्लीमेंट हो गया, नहीं। फिर सार्क स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगी, फिर वो फाइनली समिट में प्रेजेंट होगी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर वाइज चलता है जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में चलता है। सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ बॉडीज़ बनाई गई हैं, जैसे सार्क का डेवलपमेंट फंड। तो बेसिकली ये 13th जब सार्क की समिट हुई थी 2005 में, उसमें ये मतलब इसको बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, डेक्लेरेशन पारित हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। बेसिकली इसमें क्या है कि सार्क के मतलब जो भी पैसा है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज इसमें पैसा जमा करती हैं, और जब भी किसी कंट्री को जरूरत होती है पैसे की तो इससे पैसा वो ले सकती है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए, या नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सर्विस वगैरह। सोशल एशियन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था इनका, जो कि 14th सार्क समिट जब हुई थी तब ये इम्प्लीमेंट इस डेक्लेरेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। तो एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि करेंटली दिल्ली में है। ओके, इसमें क्या है कि कुछ कोर्सेज ऑफर होते हैं, और साउथ एशियन कंट्रीज के कल्चर से रिलेटेड, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब से रिलेटेड, लॉ, इन सब से रिलेटेड जो भी है कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। पीएचडी के कोर्सेज भी होते हैं, मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं इसमें, राइट। तो तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था इनका। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल अगर किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो ट्रेड हो आपका, या एग्रीकल्चर हो, सर्विस हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कंसर्न है कंट्री के बीच में, अगर इनके बीच में डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल का गठन किया गया था। अब सार्क के कुछ रीजनल सेक्टर्स के बारे में हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर्स है, बेसिकली रीजनल सेंटर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका एक एग्रीकल्चरल सेंटर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिसर्च वगैरह कैरी आउट होती है कि एग्रीकल्चर को कैसे इन देशों के बीच में इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी कृषि के विकास के लिए। तो रिसर्च होती है, डिस्कशंस होते हैं, और उस पर वर्क किया जाता है। सार्क एनर्जी सेंटर, जहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड मुद्दों पे रिसर्च होती है, डिस्कशन होता है, सजेशंस दिए जाते हैं। तो बेसिकली अब जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से नॉन रिन्यूएबल नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, इनकी तरफ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे यहाँ पे रिसर्च होती है कि हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के जो सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए, और कौन कौन से फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है पृथ्वी में। सार्क कल्चरल सेंटर कोलंबो की अगर हम बात करें तो कल्चर से रिलेटेड रिसर्च होती है, कल्चर को कैसे प्रमोट करना है। रिसर्च ही नहीं, कुछ प्रोग्राम्स भी लोग करवाते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, ताकि जो अलग हम जो कंट्रीज का जो कल्चर है, उनकी संस्कृति है, चाहे वो रिलीजन से ही बेसिकली कल्चर आया है। तो चाहे वो उनकी क्लोथिंग हो, चाहे फूडिंग, या फिर उनके गॉड्स की बात करें, है ना, उनके कल्चरल हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात होती है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है। अब डिजास्टर एक बहुत ही ऐसा इशू है जो कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो डिजास्टर से रिलेटेड हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उनके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर में इनके बारे में चर्चा होती है और रिसर्च भी की जाती है। तो होप आपको रीजनल सेंटर्स के बारे में इसका समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।